प्यासों रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासों रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, कि मारो ज़मीं पे पाँव कि पानी निकल पड़े, मारो ज़मीं पे पाँव कि पानी निकल पड़े। कैसे हैं स्टूडेंट्स? चलिए आज हम लोग बात करते हैं कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए। कल हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। उससे पहले मिरर फार्मूला को देख लेंगे हम, है ना। क्या है मिरर फार्मूला? चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लास्ट क्लास में हमने देखा था v के बारे में, u के बारे में और f के बारे में, ठीक है ना। तो v क्या है आपके पास? v इज इमेज डिस्टेंस। क्या है v? v है आपका इमेज डिस्टेंस। u क्या है? u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? f है आपके पास फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है ना। फिर से बता देता हूं मैं साइन कन्वेंशन जो हमने यूज किया था। क्या साइन कन्वेंशन यूज किया था हमने? कि अगर ऑब्जेक्ट, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये पोल, ये फोकस, ये आपका सी, ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रख दिया बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, यानी बियॉन्ड सी आपने सपोज ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक। आपका पैरेलल रेज आपने भेजा, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, ये हमने करा दिया। दूसरा रेज हम भेजे, दूसरा रेज कहाँ से भेज रहे हैं? आप पोल से भेज सकते हो। दूसरा रेज हम पोल से भेज रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस एंगल पे आएगा और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको इसमें क्या देगा? इसमें क्वेश्चन दे देगा कि u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट जो है ना, कहाँ पे रखा हुआ है? तो सपोज आपके लिए दे देगा 30 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है ना। अब इसका फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है। कितना है फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम इमेज के पोजीशन को, इमेज के साइज को, है ना, मैग्निफिकेशन, इमेज के नेचर को भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब बताइए आपको क्या निकालना है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। इमेज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, इमेज के बारे में जानकारी पता करना है। u कितना है? 30। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो यूज होगा, तो जैसा पोल से डिस्टेंस नापेंगे और इस तरफ है, तो हम u कितना लेंगे? -30, ठीक है ना। और इक्वल्स टू f। तो फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन फोकल लेंथ नापने के लिए यहां से जाना होगा आपको पोल से फोकस की तरफ, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोकल लेंथ को भी हम क्या लेंगे? -10। तो यहाँ पे हमने u के लिए -30 और फोकल लेंथ के लिए -10, ठीक है ना। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप लिखोगे 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा। यहाँ पे 1 -3, 1/v इक्वल्स टू, तो 1/v इक्वल्स टू -2/30। यहाँ से फाइनली v की वैल्यू क्या आ गई? v इज इक्वल्स टू -15, क्योंकि सभी यूनिट्स हमने सेंटीमीटर में लिया था, तो यहाँ पे v के लिए जो वैल्यू आएगी कितनी आई? -15 सेंटीमीटर। तो आप देखो -15 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। तो हम v को नापने के लिए सबसे पहले पोल के पास चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? पोल के पास। तो पोल के पास चले गए। अब बताइए पोल के राइट साइड जाए या पोल के लेफ्ट साइड आए? माइनस बता रहा है तो लाइट के अपोजिट जाएंगे। तो लाइट तो आपका इधर चल रहा है, तो इसका मतलब पोल से कितने डिस्टेंस पे जाना है? 15 सेंटीमीटर। इस चीज को बता रहा है। तो इसका मतलब, सॉरी, यहां तक इमेज कितना है? आपका इमेज कहां पे बन रहा है? आपका इमेज यहां बन रहा है, ये डिस्टेंस। तो v इक्वल्स टू कितना आया? 15 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस तो 15 सेंटीमीटर ही होगा, -15 नहीं होगा। -15 हम साइन कन्वेंशन में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। तो ये आपका इमेज आ गया। कहाँ पे इमेज बन रहा है? तो -15 सेंटीमीटर। आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन था, तो फोकल लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो बताइए यहां से यहां तक 10 है,
तो बताइए यहाँ से रेडियस तक, सेंटर तक कितना होगा, तो उसका डबल होगा। और आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। तो यहां से बताइए कि एफ और सी के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका पोजीशन कहां पे है, तो इसका पोजीशन पोल से 15 है और सेंटर कहां पे है, पोल से 20 पे है। फोकस कहां पे है, पोल से 10 पे है। आपका इमेज बन रहा है पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये बता रहा है इमेज जो बन रहा है फोकस और सेंटर के बीच में बन रहा है, या सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका एप्लीकेशन है मिरर फार्मूला का। ठीक, देखता हूं मैं कुछ अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं यहां से। इस क्वेश्चन को लेते हैं, न्यूमेरिकल है ये। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. Find the position and nature of image. तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस रहा। इस पॉइंट को हम पोल बोलेंगे, इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी पोल से गए और पोल से डिस्टेंस ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो आप जब देखेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और इसी का डिस्टेंस डबल होता है कहां से कहां तक, यानी पीएफ जो है और पीसी जो है ना, तो पीसी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स पीएफ। क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में क्या देखा था आपने कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहां पे बनता है, तो इमेज वहीं पे बनता है, सेम साइज का बनता है। ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, लेकिन इसको न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, वैल्यू से कैसे करेंगे, फॉर्मूला से कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला से कैसे करेंगे, देखिए तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे हम साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। तो आप बताइए आपके लिए u कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो आप ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है पोल से, लेकिन चूंकि क्या देखें u इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर, यानी पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 है और इसको मेजर करने के लिए हम लोग पोल से अपोजिट टू द लाइट जा रहे हैं, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। और फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ नापने के लिए भी आप पोल के पास गए, पोल से फोकस की तरफ गए और ऑब्जेक्ट से लाइट इस डायरेक्शन में आ रहा है, हम लोग लाइट के अपोजिट जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ भी कितना लेंगे हम, एफ की वैल्यू भी -20 सेंटीमीटर, और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। 1/v, आपको v नहीं पता, प्लस 1/u -40 इक्वल्स टू 1/f 1/-20, तो 1/v इक्वल्स टू 1/40, इसको इस तरफ ले आए माइनस में 1/20, 1/v इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा आपका 40 1 -2, तो -1/40, तो v की वैल्यू कितनी आई, देखिए v की वैल्यू कितनी आई, -40, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है यहां से कितनी दूरी पे रखा है, तो 40 सेंटीमीटर पे रखा है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ रखा है। तो ये तो आपको पहले भी पता था, इमेज यहीं पे बनना है और सेम साइज का बनना है। आप देखोगे v की वैल्यू यहीं पे आ रही है। और साइज कैसे निकालेंगे, तो साइज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। तो यहां से मैग्निफिकेशन निकालते हैं, माइनस v की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -40 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है, u भी है -40, तो ये कट गया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया बच्चों, -1। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैग्निफिकेशन जब भी लिखा होगा तो इसमें दो मतलब है, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसके ऊपर साइन। तो मैग्निफिकेशन लिखा है -1, तो ये 1 जो है यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इमेज के साइज को बताता है। क्या किसको बताता है, साइज को बताता है ना, साइज ऑफ इमेज को बताता है। तो मैग्निफिकेशन 1 है, तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
जब भी मैग्निफिकेशन 1 होगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज 1 के बराबर होगा, और जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नंबर्स में 1 से ज्यादा होंगी तो इसका मतलब इमेज बड़ा बन रहा है। मैग्निफिकेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज छोटा बन रहा है। और ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है? निगेटिव साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है और इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। इसका मतलब इन्वर्टेड बन रहा है और इसका मतलब रियल बन रहा है ना। तो ये निगेटिव साइन जो बताएगा इन्वर्टेड इमेज के लिए बताएगा। इन्वर्टेड होगा तो रियल भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बन रहा है, साइज क्या है और नेचर कैसा है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। तो आप अगर इसके डेफिनेशन को लिखोगे, बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये कैसे वर्क करता है देखिए। अब यहां पे सपोज एक मीडियम आपने इस तरीके से, ठीक, लाइट आपके पास आया, ये कोई मीडियम है, एयर, वाटर, ग्लास, है ना, इस तरह का कोई भी मीडियम है, ठीक। और यहाँ एक मीडियम है, ये भी कोई भी मीडियम हो सकता है, और हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि हम पहले ही मान लेते हैं कि ये कौन सा मीडियम है, एयर है, और इसको हम ग्लास मान लेते हैं। तो लाइट क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि लाइट बेंड क्यों होता है? तो लाइट बेंड इसलिए होता है बच्चों, ये मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट is different in different medium. Speed of light is different in different medium. ठीक है, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाता है। हर मीडियम में लाइट का स्पीड एक जैसा नहीं होता है, इसलिए जब लाइट अपने मीडियम को बदलेगा तो उसमें स्पीड अलग हो जाता है। तो जैसे ही स्पीड अलग होगा लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो अब एयर और ग्लास की बात करें, ठीक है ना, एयर और ग्लास की बात करें तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट उससे कम होता है। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है ना, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है। और बाकी अदर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के मुकाबले कम होता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और फिर एयर में, है ना। और एयर में भी ऑलमोस्ट हम वैक्यूम के बराबर ले लेते हैं। उसके बाद ग्लास में, वाटर में, अलग अलग लिक्विड में, मीडियम क्या स्पीड क्या होता है, चेंज होते चला जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा कि जब भी लाइट आया तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता तो ये लाइट कैसे चला जाता, तो आप बोलते ये लाइट इस तरीके से चला जाता। लेकिन अब हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं, यानी कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम। और ग्लास को हम कौन सा मीडियम बोल रहे हैं बच्चों,
डेंसर मीडियम, यानी यहां की डेंसिटी ज्यादा है, यहां की डेंसिटी कम है। तो जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो जनरली रेयर से डेंसर में जाएगा, तो लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन मीडियम के बदल जाने की वजह से लाइट किधर जाएगा, तो लाइट अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करेगा, बेंड हो जाएगा। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें इंसिडेंट रे है ना, इसको क्या बोले हम लोग, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का। अगर यहाँ पे उल्टा होता, मीडियम बदल जाता, ग्लास से एयर की तरफ जा रहा होता लाइट, है ना, तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइट आया, ठीक है ना, इसको हम लोग डेंसर मीडियम बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल लेंगे जैसा हमने रिफ्लेक्शन में लिया था, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जब बीच में कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे चला जाता, लाइट ऐसे चला जाता, लेकिन लाइट झुक रहा है। लाइट क्यों झुक रहा है, मीडियम के आ जाने की वजह से। अब आपने क्या बोला कि डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हैं तो आपका लाइट झुकेगा नॉर्मल से अवे, इधर झुकेगा नॉर्मल से अवे, तो ये फर्क है। लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, लाइट चला जाएगा नॉर्मल से दूर, यानी इस तरफ। अब बताइए एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये दो केस हर बार होता है कि या तो लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा या फिर लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो इसके इसके कुछ रूल्स भी हैं, यानी जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखने से पहले यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज को समझ लेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बचपन से आप सुनते आ रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि सबसे पहली बात कि ये रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन टू मीडियम। क्या मतलब हुआ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो मीडियम दो हो जाएंगे, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो ये उसी में रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, सपोज लाइट आपके पास एयर से आ रहा है, एयर है या फिर इसको हम वैक्यूम के जैसा बोल देते हैं, और ग्लास में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक डेफिनेशन। अभी इसको और अच्छे समझेंगे। अगर हम कंपैरिजन किसी का भी वैक्यूम के साथ करते हैं, अगर हम कंपैरिजन किसी का भी वैक्यूम के साथ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दो मीडियम आपस में है, मीडियम 1 मीडियम 2, इसमें से कोई भी मीडियम वैक्यूम या एयर जैसा नहीं है, तो हम यहां पे फिर कैसे निकालेंगे? तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो निकालेंगे तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंपेयर कर देंगे वैक्यूम के साथ तो हम उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे? सपोज μ2 1 लिखा है, ठीक है ना। यहां पे कोई भी एक मीडियम वैक्यूम नहीं है, यानी लाइट आया मीडियम 1 से आया, मीडियम 1 से आया और लाइट कहां चला गया? मीडियम 2 में चला गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोल रहे हैं। क्या मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 का? यानी अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कंपैरिजन, यानी इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 क्या है? ये भी क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इन दोनों के कंपेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? μ21 को μ2 अपॉन μ1, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो इस तरीके से किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बताया जाए, कैसे निकालोगे? अगर सपोज यहां पे इस तरीके से लिखा है म्यू ग्लास एयर, इसका मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू वाटर ग्लास। क्या मतलब हो इसका? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आप लिखोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम एयर के अलावा, वैक्यूम के अलावा जो होंगे तो उनको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसका काम आता है आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम आगे हेडिंग डालते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हेडिंग डालते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, हेडिंग डालिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक तो वैसा ही है जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो क्या लिखोगे? सबसे पहला लॉ, इंसिडेंट रे, कौन सा रे? इंसिडेंट रे, कॉमा नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, कॉमा नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड, है ना, एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। आप बोलोगे ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्या बोलेंगे? ऑल लाई इन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये है आपका लॉ 1, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ क्या है? इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाने में बच्चों को दिक्कत होती है, 10th क्लास में सही से नहीं पढ़ते तो इसलिए दिक्कत का सामना 12th क्लास में करना पड़ता है, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं बच्चों? देखिए यहां पे जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 बोल रहे हैं, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 बोल रहे हैं।
और यहाँ पे इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे क्या बोलता है स्नेल्स लॉ कि जो भी एंगल है उसका साइन थीटा इज कांस्टेंट होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये स्नेल्स लॉ बताता है। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? वो कांस्टेंट होता है म्यू2 बाई म्यू1 के। यानी साइन आई, जहां से लाइट आ रहा है वहां का एंगल, अपॉन में साइन आर, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है वहां का एंगल का साइन आर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। जिस मीडियम में लाइट जा रहा है इक्वल्स टू में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में जहां से लाइट आ रहा है। इसी को मैं कैसे बताता हूं बच्चों, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए लाइट कहां से आ रहा है, तो म्यू1 वाले मीडियम से आ रहा है। वहां पे एंगल क्या बन रहा है? आई एंगल बन रहा है। तो इसको लिखते हैं म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू, लाइट कहां जा रहा है? तो म्यू2 वाले मीडियम में जा रहा है, वहां पे एंगल कितना है? आर है। म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। ये अप्लाई करना जरूरी है, सिर्फ याद रखने से नहीं कि साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और जब अप्लाई करने का वक्त आता है तो वहां पे बच्चे न्यूमेरिकल्स में फंसते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। म्यू1 जिधर से लाइट आ रहा है उसका मीडियम, और वहां पे क्या एंगल बन रहा है? वो वाला एंगल, इक्वल्स टू लाइट किस मीडियम में गया और वहां पे एंगल क्या बन रहा है। ठीक है ना? तो ये इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो पहला लॉ बताया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा बोला म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। ठीक है ना? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद देखते हैं लेंस। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग लेंस। देखते हैं लेंस। क्या होता है लेंस? लेंस होता है ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल। अब मैं यहां से आपको दिखा दूं लेंस क्या होता है, ऐसे समझा देता हूं आपको। ठीक है, ये ठीक है। अब आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कैसा है? क्या बताया लेंस के बारे में? लेंस क्या होता है कि एक सॉलिड स्फीयर, आप इसको मानो एक सॉलिड स्फीयर है, और कैसा बना हुआ है वो? कंप्लीट शीशे का, है ना। एक सॉलिड स्फीयर है जो अंदर से खोखला है। ये कंप्लीट एक स्फीयर है हॉलो, जिसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर, वो अंदर से खोखला होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग मिरर में कर रहे थे ना। ये सॉलिड स्फीयर है कंप्लीट, जो कंचा आप लोग खेलते हो ना, कंचे की तरह कंप्लीट मटेरियल उसके अंदर क्या है? भरा हुआ है। तो वहां से हमने क्या किया कि वहां से इस पार्ट को इस तरीके से कट किया, है ना। ये कट करके निकाल दिया, और यहां से इस तरीके से कट करके निकाल दिया। जैसे भी मन करे, ये वाला हिस्सा यहां से कट कर दिया, है ना, और ऐसे करके काट दिया, तो ये कट के आ गया इस तरीके से। ठीक है ना? आपका मन कर रहा है कि इसको ऐसे करके कट करे और दूसरा हिस्सा भी ऐसे ही करके कट करे, है ना। तो दोनों हिस्सा ऐसे ही कट करके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन कर रहा है इसको इस तरीके से कट कर दिया जाए, है ना, इसमें से काट के इस तरीके से इस हिस्से को बाहर निकाल लिया जाए। तो ये सब क्या है? लेंस है। ठीक है ना? तो ये तो समझ गए लेंस कैसे बनाते हैं। लेंस लेंस होता क्या है, इसको कैसे लिखोगे कि भाई लेंस इज अ पार्ट ऑफ, है ना, स्फेरिकल या सॉलिड स्फीयर, है ना, इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर। कम से कम उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, एक सरफेस कर्व होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप जैसे सपोज ये आपका एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन करा रहे हो, तो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों ही कैसा है? फ्लैट है ना। तो हम इसको लेंस नहीं बोलेंगे। एक सरफेस कम से कम कैसा होना चाहिए? एक सरफेस कैसा होना चाहिए? एक सरफेस एटलीस्ट स्फेरिकल होना चाहिए, कर्व होना चाहिए।
दूसरा सरफेस प्लेन हो जाए या दूसरा सरफेस कर्व हो जाए तो भी लेंस कहलाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक सरफेस कैसा होना चाहिए, लेंस स्फेरिकल होना चाहिए यानी कर्व होना चाहिए। चलिए तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे देख लो कि कब लेंस के टाइप पढ़ते हैं ना। दो टाइप के लेंस होते हैं बेसिकली जो आपको पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है दो टाइप के लेंस। कौन कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है, पढ़ना नहीं जानना है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है ना। ये सब डिपेंड करता है कटिंग पे, है ना। इस तरीके से लेकर आए और इस तरीके से लेकर आए और इस तरीके से कट कर दिए ना, इस तरीके से लेकर आए स्फेयर को इस तरीके से कट करके निकाल दिए। आपने इस एंड को ऐसे कट किया, दूसरे एंड को फ्लैट रखा, इस एंड को ऐसे कट कर दिया, दूसरे एंड को क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया। तो ये सब लेंस है, लेकिन पढ़ना आपको कौन सा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है कि इसकी कटिंग इस तरीके से की जाए कि बीच का जो सरफेस, बीच में जो है मिडिल पार्ट जो है वो थिन होगा, मिडिल पार्ट क्या होगा, थिन होगा, है ना, थिन होगा। और जो अपर पार्ट है वो कैसा होगा, थिक होगा। ये कैसा होगा, थिक होगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या बोलेंगे कि मिड पार्ट जो होगा ये कैसा होगा, थिक होगा, और एंड पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, थिन होगा। एंड पार्ट कैसा होगा, एंड पार्ट थिन होगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। आपको जो पढ़ना है ये स्फेयर का पार्ट है, ठीक है ना, इसकी जो रेडियस है ना, और ये वाला स्फेयर का जो पार्ट है इसका जो रेडियस है ये भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपको जो पढ़ना है कि दोनों साइड जो स्फेयर है उसके लिए रेडियस क्या है, सेम है। तो यानी हम इसको इक्वी कॉनकेव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वी कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे इस वाले जो ये जो स्फेयर का पार्ट है और ये वाला जो स्फेयर का पार्ट है दोनों सेम स्फेयर का पार्ट है ना, या एक ही जैसे स्फेयर का पार्ट है। तो इसके लिए जो सेंटर बन के आएगा, ये रेडियस बन के आएगा, इसका जो सेंटर इधर बन के आएगा और जो रेडियस होगा दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको कैसा लेंस बोलेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो अभी हम इसी पे रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, यही दो लेंस आपको पढ़ना है, इक्वी कॉनकेव और इक्वी कॉन्वेक्स, ठीक है ना। चलिए अब कुछ टर्म्स है लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका, वहां मिरर में क्या था, पोल, यहां पे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं तो दोनों तरफ कैसा है, एक जैसा सिमेट्री है, जो इसका रेडियस होगा वही रेडियस इसका होगा, ठीक है ना। तो इस ये वाला स्फेयर किस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर क्या था, वही इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है ना। और इस स्फेयर का, ये किस स्फेयर का पार्ट है, इसका सेंटर कहां था, वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए ये वाला ओ, ओसी डैश और ओसी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड, है ना, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ओ, लाइन ज्वाइनिंग ओसी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस।
अब हम यहाँ पे देखते हैं फोकस क्या होता है। तो फोकस का डेफिनेशन वही होता है जो आपको रिफ्लेक्शन में बताया गया था कि जब भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन will pass through a point on principal axis, that point is known as focus। यानी पैरेलल रेज जो आए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास करेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है ना। और जो रेज हम लोग ले रहे हैं, जो एजम्पशंस हम लोग लेके चल रहे हैं, जो आपको 10th क्लास में नहीं बताया जाता है, मार्जिनल रेज होता है, तो उसके लिए फोकस जो है ओ एफ और एफ सी है ना, ये बराबर होता है। ठीक है ना। यानी फोकस को आप बोल सकते हो कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस बाई 2 होता है। ठीक है ना। फोकल लेंथ रेडियस बाई 2 होता है। 12th क्लास में जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है कि एक्चुअल में फोकस जो है r/2 के बराबर नहीं होता है, कुछ एजम्पशंस लेते हैं, उस केस में ये r/2 के होता है। ठीक है ना। तो आसान करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, अभी तक हमारे लिए इस 10th तक के सिलेबस में सीबीएसई में फोकस की वैल्यू कितने रहेगी? फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस बाई 2 के बराबर रहेगी। तो क्या क्या हमने देख लिया? पोल देख लिया, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया हमने, फोकस के बारे में जान गए, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जान गए। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे, इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो आज मैं आपको रूल्स बता के छोड़ दूंगा। ठीक है ना। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है बच्चों? आप यहां से लेंस ले रहे हैं, सपोज कॉन्वेक्स लेंस लिया आपने, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, दोनों तरफ फोकस होगा, एफ होगा तो एफ डैश होगा, यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? सी डैश होगा। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ रख रहे हैं सपोज, तो हम इसको एफ बोलते हैं और इसको एफ डैश सी डैश कर देते हैं। ठीक है ना। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कराना पहले कैसे है, रिफ्रैक्शन कराना कैसे है, आपको हर बार देखिए कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो यहां से क्या जाएगा? रेज, और यहां से हजारों रेज जा रहे होंगे, जैसा कि रिफ्लेक्शन में बताया गया था। इस ऑब्जेक्ट से कितने रेज निकलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे। इस तरफ भी जा रहे होंगे, इस तरफ भी रेज जा रहे होंगे, लेकिन आपके काम का रेज कौन सा है? जो लेंस की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मकसद रिफ्रैक्शन कराना है। ठीक है ना। तो मैं उन रेज को लूंगा जो लेंस की तरफ आ रहे हैं। तो लेंस की तरफ भी तो हजारों रेज आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको कौन सा रेज लेना है जिससे इमेज बनाने में आसानी हो? हजारों रेज रिफ्रैक्शन के बाद जहां जाकर मिलेंगे, 2 रेज भी वहीं जाकर मिलेंगे, है ना। आप क्या बोलोगे? ये सभी रेज रिफ्रैक्शन के बाद जाके एक ही पॉइंट पे मिलने वाले हैं, तो मैं बस 2 रेज को ले लूंगा। 2 रेज कहां पे मिलेंगे? वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे आसान क्या है कि हम ऐसा रेज लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा? वो फोकस से पास करेगा। ठीक है ना। एक रेज ये हो गया। ठीक। दूसरा रेज कौन सा ले ले? जो ओ से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? ओ से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। अनडिविएटेड रहेगा, वो जैसे जा रहा था उसी पाथ पे चलता चला जाएगा। तीसरा रेज कौन सा लेते हैं? तीसरा रेज लेते हैं हम फोकस से पास करा रहे हैं। कहां से पास करा रहे हैं? इस वाले फोकस से पास करा रहे हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसा हो जाएगा? तीसरा रेज कहां से पास करा रहे हैं बच्चों? फोकस से पास करा रहे हैं ना, यहाँ पे फोकस बोल दो। और आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? वो इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। और चौथा क्या बोलोगे आप? हाँ, एक पैरेलल रेज जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगा, एक ओ से पास करने वाला, और एक फोकस से पास करने वाला जो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसी बात को दिमाग में रखते हुए हम हर बार इमेज बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला इमेज कॉन्वेक्स मिरर में, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन
बाई कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो यहां पे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, सबसे पहला केस एट इंफिनिटी। कहां पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, एट इंफिनिटी, ठीक है ना। इधर कहीं पे बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रख लिया। ऑब्जेक्ट से रेज निकालेंगे, एक रेज हमने कैसा भेजा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपको बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट लेंस से या मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो सभी रेज, आने वाले सभी रेज कैसे कंसीडर किए जाएंगे, पैरेलल कंसीडर किए जाएंगे। तो यहां से जितने भी रेज आ रहे हैं इस लेंस के पास, सबको क्या माना जाएगा, पैरेलल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, ये फोकस से। ये वाला रेज कहां से पास करेगा, सॉरी, ये वाला रेज कहां से पास करेगा, तो ये भी फोकस से पास करेगा। तो आप बोलोगे इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्वेक्स लेंस में कहां पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। आप देखोगे रेज जो आ रहे थे तो वो एक्चुअल में मिलना हो रहा था या मिलता हुआ दिख रहा था, तो आप बोलोगे ये तो एक्चुअल में मिल रहा है, तो इसलिए इमेज कैसा बनेगा, रियल। कहां पे बन रहा है, तो आप बोल रहे हैं एट फोकस। रियल इमेज होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड, यानी उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है ना। फोकस पे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और रियल इन्वर्टेड एट फोकस, और बोलोगे बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो हाईली डिमनिश्ड, ठीक है बच्चों, हाईली डिमनिश्ड इमेज बन रहा है। इसी प्रिंसिपल पे हम हर बार रिफ्रैक्शन कराएंगे। आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूं, लेकिन आपको वर्क देके जा रहा हूं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे तो रखा था, अब बियॉन्ड सी रख रहे हैं, तो ये आपको करके आना है। यहां से दो रेज भेजोगे, फिर ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे, सी पे रखोगे, फिर ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में रखोगे, फिर ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे, फोकस पे रखोगे, फिर ऑब्जेक्ट को आप ओ और एफ के बीच में रखोगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे। एक केस तो हमने बना दिया है, 2 3 4 5 6, तो एक केस बना दिया है, बाकी 5 केस आपको करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इस पे फर्दर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।